का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते हैं। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी। हम ये नहीं कहते कि सीए में क्या बुराई, हम सीए हटा दें। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करना। और पहले चरण में जो चुनौती बढ़ी, उसका ये नतीजा निकला कि प्रधानमंत्री की जुबान फिसल जाती है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा गैर संवैधानिक है। सबके लिए हमने दिया है, और जो चीजें सबको मिलते हैं वो हर एक को मिलता है। इनका क्या है, इलेक्शन जीतने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं, देश के लिए कुछ नहीं। मॉडल लागू होने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो उसको जबरन उसको डिस्क्वालीफाई करा देते हैं, कुछ बहाना बनाकर उनको रिजेक्ट करा देते हैं। नरेंद्र भाई मोदी साहब के काम पर मत मांग रहे। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है, और वो 8 लोगों ने आज विड्रॉल का लास्ट दिन था, उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस लेने के कारण सूरत कलेक्टर सिंह ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है, तीखे प्रहार हो रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण के हथियार से वार कर रही है और SC/ST का हक मारकर मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश का आरोप लगा रही है। अब सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी को यह मुद्दा मिला कहां से। बीजेपी इस मुद्दे को खूब उठा रही है, हर मंच पर उठा रही है। दरअसल कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की बात करते हुए अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% की सीमा हटाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र के इसी वादे ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। वहीं सूरत की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सूरत की ये तस्वीरें, क्योंकि मसले कई हैं, चुनावी शोर है, जहां एक तरफ पीएम मोदी का हम जिक्र कर रहे हैं और उनके बयान पर उठे तूफान का जिक्र हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये सूरत की तस्वीरें। सूरत का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि सूरत में कांग्रेस का आरोप है कि ऐसा लगता है कि मैच फिक्स हो गया, मतदान हुआ नहीं, वोटों की गिनती हुई नहीं, 8 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिए, कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया और बीजेपी का उम्मीदवार आराम से जीत गया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यहां अभी चुनाव चल रहे हैं, दूसरे चरण का चुनाव नहीं हुआ और बीजेपी का उम्मीदवार आराम से चुनाव जीत गया। 2024 के चुनाव का पहला रिजल्ट आ गया, पहला रिजल्ट है ना अद्भुत। मतदान के साथ साथ यहां पर सब कुछ हुआ। रातों रात प्रस्तावक कहां चले गए मालूम नहीं, कांग्रेस के उम्मीदवार कहां चले गए मालूम नहीं। अब इतना सब कुछ सियासत की पिच पर हो रहा है, बयानों का शोर भी है और उम्मीदवारों का जीतना भी है।
तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जहां पर कांग्रेस के वादे जिसका जिक्र हमने किया, यह सूरत की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन कुछ और मसले भी हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। कांग्रेस का वादा आरक्षण की सीमा को लेकर है और एससी एसटी गरीबों के आरक्षण पर 50% की सीमा हटाई जाएगी, इसका भी जिक्र है। लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको बता दें, आप ये सूरत की तस्वीरें देख रहे हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि अलग अलग मुद्दे हैं। ये सिर्फ सूरत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा पीएम मोदी के उस बयान को लेकर भी है जिसको लेकर सियासी तूफान छिड़ा हुआ है। आरक्षण पर 50% की सीमा हटाई जाएगी, इसका जिक्र जैसे ही कांग्रेस ने किया तो बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि आरक्षण छीन मुसलमानों को देगी कांग्रेस। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसे कि हम आपको पहले बता रहे थे कि मसले अलग अलग हैं। अब ये दूसरी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस घोषणा पत्र की हैं। पहले जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो सूरत की तस्वीरें थी, जहां पर बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। और अब यह मसला है कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी के आक्रामक होने का। ये चार मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा रित्नेश मिश्रा जी हैं, बीजेपी के युवा चेहरे हैं। संदीप त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ निगम जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। संजीव निगम जी आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और परमवीर जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं परमवीर जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस समूचा विपक्ष चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़ा कर रहा है। शिकायतें दर्ज की जा रही हैं पीएम के बयान को लेकर, लेकिन यह चुनाव एकाएक इतना तीखा क्यों हो गया, सवाल यह भी है। और सवाल उस लक्ष्मण रेखा का भी है जो लक्ष्मण रेखा किसी को दिखाई नहीं दे रही। कहां है वो लक्ष्मण रेखा, कैसी है वो लक्ष्मण रेखा, और उस लक्ष्मण रेखा को कौन नहीं लांद रहा। परमवीर जी, पहला सवाल आपसे, कहां देख रहे हैं अब इस चुनाव को? 2024 में जो चुनाव का आगे बढ़ रहा है, फर्स्ट फेज हो चुका है, सेकंड पर जा रहा है, तो ये भाषा शैली या आपका एक सेट रूल होते हैं कि इससे नीचे की राजनीति हम नहीं करेंगे, इससे भद्दी राजनीति हम नहीं करेंगे, तो उसकी सीमा तो कोई भी नहीं है और किसी भी दल पर लागू नहीं है। तो अब ये मेरे कहने या आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है, वो तो अब समय के गर्भ में है, क्या क्या हमें देखना होगा। और लेकिन यहाँ पर मैं एक बात रखूंगा, देखिए राजनीतिक दल कोई भी राजनीति करे, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वो जनता के बीच की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो आरक्षण की सीमा बढ़ाएगी क्योंकि जनता के अंदर मांग है ये, और भाजपा कह रही है कि ये इधर से लेकर मुसलमानों को देने वाले हैं, तो वो भी जनता के बीच के सही उपजा हुआ विचार है। तो दोनों लोग अपना अपना विचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विचार है ही नहीं। और दल नहीं, मसला तो यहाँ चुनाव आयोग पर खड़े हुए सवालों का भी है ना जी, कि क्या ये निष्पक्ष चुनाव की ओर बढ़ता हुआ कदम है जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है? तिलक जी, देखिए चुनाव तो हमेशा से निष्पक्ष ही है, आज से नहीं, बहुत पहले से निष्पक्ष है। लेकिन इसमें बात क्या है, चुनाव आयोग सेट रूल्स पे काम करेगा। चुनाव आयोग कोई रजनीकांत की फिल्म के रजनीकांत तो है नहीं। चुनाव जो हमारे कमिश्नर है कि भाई उनको देख लिया तो वो कागज के लिखे ऊपर कानूनों के हिसाब से बात करेंगे। मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, मटन, मीट, सब कुछ तो चल रहा है। तिलक जी, देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ कि कानून चुनाव आयोग तो सेट बातों से राज करेंगे ना अपना। अब कहीं पर भी असंसदीय शब्द तो लिखा नहीं है मुस्लिम लीग को, मीट को या मंगलसूत्र को, ये हाँ। बात उठाई जाती है। त्रिपाठी जी, परमवीर जी कह रहे हैं कि भाई लेवल प्लेइंग गेम है, आप भी खेलिए। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने से क्या हासिल होगा? नहीं, चुनाव आयोग सर, ये चुनाव का वो जो है अंपायर की भूमिका में है, और जब अंपायर ये दिखने लगे कि अंपायर के निर्णय में कहीं ना कहीं पक्षपात नजर आने लगे, तो ये बात दुखद होती है। क्योंकि चुनाव आचार संहिता स्पष्ट कहती है कि आप धार्मिक आधार पर, जात के आधार पर कोई बात नहीं करेंगे जिससे किसी एक समुदाय को ठेस पहुंचे। मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो तो खुलेआम कर रहे हैं सर, सबको दिख रहा है। हम आज पर डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है, तो ये सवाल खड़े होते हैं।
दूसरी चीज सर, मोदी जी अगर मंगलसूत्र की बात करते हैं, अच्छा लगता है, वो हिंदू धर्म की महिलाओं के मंगलसूत्र की अच्छा की बात करते हैं, लेकिन एक और महिला थी जिसको मंगलसूत्र हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, मौजूदा प्रधानमंत्री ने त्रिपाठी जी, पहनाया मैं था। चाहूंगा किसी के व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। सर, मंगलसूत्र मैं किसी का आपके व्यक्तिगत घोषणा होता है। पत्र का जिक्र कर रहा था जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। सर, उस घोषणा पत्र में आपने लिखा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% की सीमा हटाई जाएगी। देखिए, ये बिल्कुल हमने उदयपुर के अधिवेशन में बिल्कुल ये मतलब आज मैनिफेस्टो की बात जाने दीजिए, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन आप देखेंगे, जब भी कोई अधिवेशन हुआ है और उसमें जब कोई नई चीज आती है तो वो देश का मुख्य मुद्दा बनती है। ये कांग्रेस के तो आरक्षण छीनकर आप किसको देंगे? छीनना क्या है, हम तो दे रहे हैं, छीनेंगे कैसे? वही बीजेपी कह रही है आप आरक्षण छीन लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे। वो फ्रॉड आदमी है सर, 420 है, गुजरात का छठा बदमाश है वो। आर्थिक जाति जनगणना करवाएगी। एक मिनट, आपने कहा आर्थिक है वो। आर्थिक जनगणना करवाएगी। आप कह रहे थे ना आर्थिक सर्वे करवाएंगे हम। जी सर, हमने पहले भी कराया है। हाँ। और जी, इकोनॉमिक सर्वे 2011 में, इसके पहले हम करा चुके हैं। तो आर्थिक सर्वे का तो आधार जो है जी सर, वो क्या है? आर्थिक सर्वे का आधार यही होता है कि किसी भी कमेटी का कोई भी व्यक्ति कौन सी स्थिति में है, किस जाति का व्यक्ति कौन सी स्थिति में है, हम ये निकाल कर लेके आएंगे। तो अगर ये आंकड़ा आएगा, उसी के हिसाब से देश की जो है नीतियां बनती है। अब ये सर, ये तो नकारे और निकम्मी सरकार इतनी है कि आर्थिक जनगणना जाने दीजिए, जातिगत जनगणना जाने दीजिए, बहुसंख्यकवाद का जिक्र किया आपने उसमें। सर, नकारे और निकम्मे लोग तो जनगणना नहीं करा पाए सर, जनगणना नहीं करा पाए। और जिन्होंने करवाकर जनगणना को दबा लिया वो कौन थे? नहीं, मैं मान गया, आपने कहा कि ये नकारे लोग थे, इन्होंने जातिगत जनगणना नहीं करवाई। जिन्होंने करवाई उन्होंने दबा दी, उसका क्या? जनगणना ही नहीं कराई सर। सर, जिन्होंने करवाई और उन्होंने फाइलें दबा दी, उनका क्या? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं दबाई गई सर। अच्छा, फिर? हाँ, मैं बताता हूँ। बिल्कुल सर, हम बैठे किस लिए हैं सर? हम बताने के लिए बैठे हैं सर। जी त्रिपाठी जी, 2011 में हमने एक सर्वे कराया। हाँ। और उस सर्वे की रिपोर्ट 2014 के बाद इवन 2016 में आती है। 2011 से 14 के बीच में वो रिपोर्ट नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि सर सर्वे होता है, टाइम लगता है। पिछली सरकारों का भी आप देखेंगे, हर 10 साल पे जो सर्वे होता है, हाँ। वो इवन 2 से 3 साल जात पर ना पात पर, देख लीजिए, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। सर, पुराना अगर आप देखेंगे, जब भी जनगणना के रिकॉर्ड आए हैं, उसमें समय लगता है सर। हम ये कह रहे हैं कि हम तो कम से कम ये करते हैं कि 2 साल 3 साल में करा लिए, ये तो नकारे निकम्मे लोग। रत्नेश मिश्रा जी, ये मसला सीधे तौर पर, चुनाव तो विकास का होना चाहिए। जब गंगोत्री से लेकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपने जो है विकास की गंगा बहा दी, और चुनाव आ गया हिंदू मुसलमान पर। तिलक जी, आपको और सभी साथियों को और देश की जनसंख्या को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय जय सीताराम। तिलक जी, मुझे बहुत दुख हुआ कि अभी कांग्रेस के जो साथी बैठे हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए 420, गुजरात का छठा बदमाश, गुंडा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। अब सोचिए कि जिसका एक प्रवक्ता बैठकर टीवी पर प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग करता है, यही क्लियरली मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। कितने अधिकार दे दिया इनको एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इन नामों से पुकारने का? यही कांग्रेस पार्टी का जो अहंकार है, उनके हारने का कारण बन रहा है और उनके डूबने का कारण बन रहा है। आपके इस चैनल को देख रही जनता संदीप त्रिपाठी के शब्दों को सुन रही थी और उसने देखा होगा कि जिस पार्टी के प्रवक्ता प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस पार्टी के लोगों का देश के लिए क्या आइडिया होगा, वो देश के लिए क्या सोचेंगे। आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए जिसको इन शब्दों से संबोधित करना, मुझे लगता है कि संदीप जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और ये बड़ा शर्मनाक विषय है। रत्नेश जी, मणिशंकर अय्यर आप लोगों के लिए वरदानी है ना? तो त्रिपाठी जी समझ लो, बस बात ही खत्म।
वो मसला वही है, मसला वही है। दिल पे मत लिया करो, दिल पे मत लिया करो, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं निगम जी आपके पास जा रहा हूं। मुद्दे पर आइए ना। हाँ सर, यहाँ हेट स्पीच मत खेलिए। हाँ नहीं सर, देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी सर उधार की पार्टी है। अब आप रत्नेश जी को ही देख लीजिए, ये कभी जो है यूथ कांग्रेस के सर प्रवक्ता हुआ करते थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी में इतने निकम्मे लोग हैं कि कोई आपके चैनल पर बैठने लायक नहीं है, कांग्रेस से उधार लेना पड़ता है। त्रिपाठी अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दे पर आइए ना सर, ऐसे तो ना जाने कितने। हाँ, आपको छोड़ के आपका दिल बहुत बड़ा है, पुराने जमींदार आदमी है आप लोग। आप लोग अपना घर संभाल लो, वही काफी है ना। खैर, मुद्दे पर आइए। नहीं सर, आपको क्या करिएगा, कोई खाता पीता है, मजबूत हो जाता है तो सर जाकर खुद ही को अपने पप्पा को गलियाने लगे तो सर उसकी तो नहीं, ठीक है त्रिपाठी जी, खुलकर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपका परिवार बहुत बड़ा, कोई आना जाना तो लगा रहता है। बिल्कुल सर, अब थोड़ा सा मोदी जी की बात कर रहा हूँ सर। अभी प्रधानमंत्री पद के सम्मान की बात की हमारे रत्नेश भाई ने, हम बिल्कुल सम्मान करते, लेकिन जब चौथी पास राजा, वो फ्रॉड आदमी, 420 आदमी, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री को झूठा बयान, अभी उनका झूठा बयान उसने बोला कि जो है मनमोहन सिंह जी ने कहा था त्रिपाठी जी, मैं तो बस सलाह दे सकता हूँ आपको, मैं आपको बस सलाह दे सकता हूँ, मणिशंकर अय्यर बनने की कोशिश मत करिए। एक मणिशंकर अय्यर काफी है। आप त्रिपाठी जी मणिशंकर अय्यर बनेंगे ना तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और कुछ नहीं कहे, 44 से भी नीचे आ जाओ, फिर खामखा। ठीक, कांग्रेस के नेता देख रहे होंगे तो आपके लिए तालियां जरूर बजा रहे होंगे। खैर, रत्नेश जी मुद्दे पर आइए आप। त्रिपाठी जी का वक्त पूरा हुआ जी। अब मैं जवाब देने से लग गए। हाँ, देखिए, ये कांग्रेस का कल्चर रहा है, देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, आप शब्द कहना। रत्नेश जी छोड़िए ना, वो 44 पर 40 से आ जाएं तो आपको क्या लेने देना। आपके लिए तो वो शुभ संकेत का मसला वही है। वो कांग्रेस के नेता वहां ताली बजा रहे होंगे त्रिपाठी जी के लिए। आप मुद्दे पर आइए। अभी सिर्फ रत्नेश जी का ऑडियो रहेगा, नीचे रखिए 1 मिनट। रत्नेश जी मुद्दे पर आइए। मैंने आपसे पूछा त्रिपाठी जी, मैं इस तरह की चर्चा नहीं करता। मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी दरख्वास्त है, आप जानते हो मैं इस तरह की चर्चा नहीं करता। ये गाली गलौच मुझे नहीं आता साहब, ये गाली गलौच वाली मैं डिबेट करता ही नहीं हूं, मेरी आदत ही नहीं है। त्रिपाठी जी, मोदी जी से थोड़ा बहुत सीख लीजिए सर। हाँ, मुझे सीखने की किसी से जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने और ये प्लीज मेरे साथ डिबेट करने आते हो तो त्रिपाठी जी तथ्यों पे बात किया करो, ये गाली गलौच बाद में। डिबेट के बाद रत्नेश जी का नंबर दे दूंगा, अकेले में बात कर लेना जो करनी हो। रत्नेश जी, तिलक जी, देश को ये बताइए, 1 मिनट, आप क्योंकि युवा है, पढ़े लिखे हैं, हेट स्पीच किसे कहते हैं? देखिए तिलक जी, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक माना जाए, क्योंकि हेट स्पीच को कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया, हाँ, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है या कोई ऐसी बात बोली जाती है जिससे कोई कम्युनिटी या फिर ऐसी कोई शब्दों का चयन किया जाता है जिसका दुष्प्रभाव पड़ रहा हो, तो उसे हम हेट स्पीच के अंतर्गत रख सकते हैं। तो माननीय रत्नेश जी, आप मुझे बता सकते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहां हिंदू मुसलमान शब्द का जिक्र किया गया? अब मैं आ जाता हूं, एक बात मेरी भी है, कंप्लीट कर लूं। सिर्फ एक जगह, फिर मैं सार्वजनिक रूप से त्रिपाठी जी से चाहूंगा, फिर वो माफी मांगेंगे। एक जगह, एक पेज पर, एक जगह पर एक अक्षर हिंदू मुसलमान जहां जिक्र किया हो, बताइए कहां है? देखिए, आप जब इनके मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे, हाँ, तो आपने कहा, आप ही की रिपोर्ट में दिखाया गया, जैसा कि मुझे भी पता है, इन्होंने कहा कि हम SC, ST, OBC और EWS का जो 50% का कैप इंदिरा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में लगाया गया, उसको हम रिमूव कर देंगे और उसको बढ़ाएंगे। हिंदू मुसलमान कहां लिखा है? अरे सुनिए तो सरकार, अब आ जाते हैं। तो कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार में रहते हुए इस कैप को हटाकर माइनॉरिटी को ही रिजर्वेशन दिया था ना, मुसलमानों को ही रिजर्वेशन दिया था ना 4% का, किसी और कम्युनिटी को तो उसमें इंक्लूड किया नहीं हटाने के बाद। तो ये तो करके आए हैं, और जब अगर हम कोई कार्य करके आए होंगे तिलक जी, तो परसेप्शन तो उसी को लेकर बनेगा ना। यानी आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण छीनकर भी मुसलमानों में बांट देंगे? जी बिल्कुल, इन्होंने कर्नाटक में किया था। एक मिनट, अब त्रिपाठी जी इसका उत्तर, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बहुत काबिल प्रवक्ता हो, इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा, तमीज से और तर्कों के साथ बात करेंगे। आप अच्छे प्रवक्ता मैं जानता हूं, तो तर्कों के साथ ही बहस करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर निगम जी आ रहा हूं आपके पास, जवाब दीजिए। अब
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर देखिए, तर्कों की अगर तथ्यों की बात करेंगे तो मोदी जी के 10 बयान मैं बता सकता हूँ। पसमानदा सम्मेलन से लेके बहुत सारी जगह पर, भोपाल में बयान दिया उन्होंने, एक जो है जब कलमा उन्होंने पढ़ा था, जैसे हमारे संस्कृत में जो है कोई श्लोक होता है उसका हिंदी रूपांतरण हम लोग पढ़ते हैं, जब उन्होंने कलमा पढ़ा था वो जो है भोपाल में, तब भी उन्होंने यही कहा था कि कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। ये मोदी जी के बयान है सर, हमारे बयान नहीं है। एक तरफ आप कहते हो कि हम मुस्लिम के लिए कुछ किए भी नहीं है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम छीन के दे देंगे, और सर बताते हैं कि रिश्तेदारी इनकी कैसी कैसी है। आपने कर्नाटक में कि नहीं? अच्छा ये बताइए, आपकी सरकार में मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिल रहा है? मैं वही तो पूछता हूँ, 4% मैं कह रहा हूँ कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हमारी सरकार ने खत्म कर दिया। कहाँ खत्म कर दिया? हमारी सरकार ने कर्नाटक में कुछ नहीं खत्म पता कर दिया। आपको? आपने सिरा क्या पढ़े लिखे हो आप? आपने UPSC की तैयारी करते हैं, यही नहीं पता तुमको? मैं यही तो नहीं कह रहा पता हूँ कि जो भी जातियाँ मुस्लिम जातियाँ, सुनो, आपको तथ्य नहीं पता। जितनी भी मुस्लिम जातियाँ ओबीसी में अगर शामिल है तो ओबीसी का आरक्षण उनको मिलता है कि नहीं मिलता है? आपको तो जो एसटी में शामिल है उनको मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे मैं बात कर रहे हो आपसे कि गलत बात मत बोलिए। सुनिए, मुस्लिम को आज भी आरक्षण है। आपने पिछली सरकार में 4% कर्नाटक में क्यों दिया था? अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ दिया था। मैं बता रहा हूँ क्यों दिया था। अरे हाँ, मैं बता रहा हूँ क्यों दिया था। अरे सुनिएगा, बता हमने रहा तो कहा हूँ। कि हमारी सरकार बनेगी तो हटाएंगे, और हमारी भाई साहब सरकार नहीं। हाँ ठीक है, हम बता रहे हैं क्यों दिया था, हम बता रहे हैं क्यों दिया था, बता रहे हैं। रत्नेश भाई, अगर मोदी जी मुख्यमंत्री बनते ही अपनी जाति को ओबीसी समुदाय में आरक्षण के लिए शामिल करा लेते हैं, देखिए विडंबना देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास मोदी के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम्हारी तीन सांसदों की मंडली से लेके फर्जी प्रवक्ताओं से लेके चौकी कांग्रेस काम बताओ ना। निगम जी के पास जाएंगे आप। निगम जी एक मिनट ये नहीं चाहेंगे कि इनको जवाब मिले। एक मिनट की बात कर निगम जी क्या चुनाव अटका लटका और भटका दिखाई दे रहा है, और ये एकाएक इतना तीखा चुनाव क्यों हो गया? कल तक तो मामला ठंडा ठंडा कूल कूल था पहले चरण में। ये साफ जो है प्रधानमंत्री महोदय को भी इस समय झलक उनको दिख रही है। पहले चुनाव के नतीजों के बाद उनको शायद एहसास होने लगा है कि अब ये स्थिति जो लेकर के चल रहे थे वो कहीं नहीं आने वाली है। उसका मैं आपको बता दूंगा 2 उदाहरणों के जरिए। उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम की धरती, यहाँ के वर्तमान सांसद और अगले प्रत्याशी ने भी यही बात कही थी कि सरकार तो 272 में बन जाती है लेकिन 400 दीजिए। निगम जी फोन अगर पास ले आएंगे, फोन पास ले आएंगे तो मेरा शुगर लेवल ठीक रहेगा। थोड़ा फोन पास ले आइए। राम का अभिनय किया निगम जी, प्रत्याशी अरुण गोविल वही बात ये भी दोहरा रहा है। निगम जी 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट। फोन पास ले आइए, मेरा शुगर लेवल ठीक रहेगा। फोन पास ले आइए, आपका ऑडियो में दिक्कत आ रही है। हाथ में उठा लो क्या? सर आप फोन अगर पास ले आएंगे तो मेरा शुगर लेवल ठीक रहेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं थोड़ा फोन पास ले आइए, आपका ऑडियो आएगा, फिर संविधान पर चर्चा करते हैं। हाँ। साथ यहाँ अभी आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है सर, अब तो तिहाड़ से भी आ जाएगी। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले चुनावों के बाद जो पहले फेज का चुनाव हुआ उसके बाद शायद जो है प्रधानमंत्री महोदय को भी ऐसा आभास हो गया कि ये जो हम लेकर के चल रहे थे कि 400 पार ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ। और इसके पीछे मैं जो कह रहा हूँ अपनी बात, इसके पीछे तथ्य है। भगवान राम की जो धरती है अयोध्या, यहाँ के वर्तमान सांसद और अगले प्रत्याशी ने भी यही बात कही, और कि 272 में सरकार बन जाती है लेकिन 400 चाहिए तो क्यों चाहिए। और मेरठ के जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने भगवान राम का अभिनय किया था कभी, अरुण गोविल जी, उन्होंने भी यही बात दोहराई कि ये लोग क्यों कह रहे हैं। इसके पीछे का तर्क समझिए कि हमें संविधान आगे बदलना है। मैं अपने मन की मनगढ़ंत बात तो नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैंने आपको उत्तर दिए। तो ये जो है क्यों बदलना है, क्या निगम जी एक सवाल पूछूं, बाकी आप अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल जोड़ रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, एक व्यक्तिगत सवाल भी है इसमें, मतलब व्यक्तिगत में आप पर वो। हाँ निगम जी, संजीव निगम और अरविंद केजरीवाल,
संजीव निगम और अरविंद केजरीवाल हाँ दोनों समान है पार्टी में? बिल्कुल भाई, वो बिल्कुल है भाई पार्टी। नहीं, मतलब जो संजीव निगम बोलेंगे वही केजरीवाल जी बोलेंगे, आप ये कह रहे हो? तो हम जो हमारी पार्टी की पॉलिसी होती है, मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा निगम जी, मैं आपका बयान मतलब केजरीवाल का बयान मानूं? अरे भाई, मैं जो केजरीवाल साहब जो नीतियां बनाते हैं वो उन्हीं बात को तो आपके पास अब देखिए निगम जी, आप एक सर एक आप कह रहे हो इसने बोला उसने बोला उसने बोला, देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोला? अरे वहाँ नहीं, कहीं लिखा है इन्होंने कि हम संविधान खत्म कर देंगे? और आपको लगता है प्रैक्टिकल रूप से कि संविधान खत्म हो सकता है देश में? दरवाजा खोल देंगे। निगम जी, कहीं लिखा है कोर्ट, कहीं कोर्ट किया है कि भैया हम संविधान, कोई माई का लाल संविधान खत्म कर देगा? आपको ये लगता है देश में? अच्छा, ये जो बड़े बड़े नेता हैं इनको आपने क्या बेवकूफ समझ रखा है? जितने और जो देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो, उनको आपने बेवकूफ समझ रखा है? इनमें कोई क्षमता नहीं है। कम से कम आप तो पढ़े लिखे प्रवक्ता, ऐसी जिक्र क्यों कर रहे हो? जो आपको मालूम हो नहीं सकता उस पर तर्क कर रहे हो आप। जो बात है कहाँ लिखा है? जब वो कह रहे हैं कि जिन्होंने संविधान बनाया वो भी अब धरती पर आ जाए, संविधान नहीं बदल सकते, आप कह रहे हो कि नहीं संविधान लुट रहा है, खत्म हो रहा है। मतलब ये बेबुनियाद बात है जो नेता सर देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये रत्नेश जी खत्म कर दोगे संविधान, लोकतंत्र खत्म। ओके निगम जी की बात का जवाब दीजिए रत्नेश जी, फिर आ रहा हूँ परमवीर जी आपके पास। दिक्कत है? 500 मांग लीजिए कि 500 दीजिए, और फिर चाहिए क्यों आपको 400? आपने तो बहुत बढ़िया ये संविधान वाला जो मसला है इसको जल्दी क्लियर करिए रत्नेश जी, ये कह रहे संविधान खत्म कर दोगे। काम किया है आपको तो 500 सीटें मिलनी चाहिए, 543 सीटों में। अब संजीव जी जवाब दे दूं मैं? हाँ बोले। देखिए, इस देश में अब तक 104 संविधान संशोधन हुए, जिसमें से 100 संविधान संशोधन उस पार्टी की सरकार ने किए हैं जिसके साथ संजीव निगम जी अलायंस में। और सुन, अब प्लीज बीच में मत बोलिएगा। और हमारे यहाँ केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल 1973 को एक वर्डिक्ट में, ठीक है, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था। और जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट होता है, उस पार्ट में पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अब मैं आ जाता हूँ, आपको ये भी बता देता हूँ कि वो पार्ट कौन कौन से है। वो पार्ट है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में एडिशन हो सकता है लेकिन कुछ भी घटा नहीं सकते। प्रियम्बल में जोड़ सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली में जोड़ सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। पंचायती राज व्यवस्था को और बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। आप लोग पढ़ते लिखते हैं ही नहीं भैया। आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक, निगम जी नहीं, निगम जी ने कहीं देखा है लिखा हुआ है संविधान खत्म कर देंगे संविधान? कहाँ लिखा है? कहाँ बीजेपी के घोषणा पत्र में है? निगम जी झूठ बोलना बंद कर। तिलक जी पहले लोग को बोले कि झूठ बोलना बंद करें। संविधान करने वाली पार्टी के साथ बात है ना, ये संविधान में हुआ है। आप हिंदुस्तान की सूरत बिगाड़ेंगे। अरे हिंदुस्तान की सूरत बिगाड़ देंगे। जो राजीव गांधी को संविधान बदल दिया लोगों कहीं कोई सबके चुनाव बंद हो जाएगा। संविधान बदल दिया। आज सूरत में चुनाव झूठ बोलोगे, सूरत में चुनाव होगा, रोगे धोगे। आगे आने वाले समय में देश की जनता सब समझती है। संजीव नगर ये नौटंकी तिहार में दिखाइएगा, यहाँ नौटंकी नहीं चलने वाली। ये नौटंकी तिहार में दिखाइएगा, यहाँ नहीं चलने वाली। झूठ बोलेंगे तो मुकदमा दर्ज करवा के आपको भी तिहार खेलेंगे। पूरे हमारे मैनिफेस्टो में कहीं भी ये बात नहीं कही गई। और 100 बार आप उस पार्टी के साथ राजना जिसने 100 बार संविधान संशोधन किया, 100 बार आपने कांग्रेस पार्टी का विरोध आपने क्यों नहीं किया? आपके आने के बाद में संविधान संशोधन किया उन्होंने, तब आपकी बोली नहीं टूटी। और हमने अभी अपने मैनिफेस्टो में कोई नहीं कहा और आपने झूठ बोलते सकते हैं। देश की जनता झूठ से मुंह पे 40 वो लिखते हैं, जो आप नहीं लिखते वो नहीं करते। रत्नेश हमने जो लिखा है वही किया है। हमने कहा राम मंदिर बनाएंगे, बनाया। हमने कहा महाराज राम मंदिर कहाँ से? एक मिनट रुको ना,
रित्नेश जी, कहाँ चुनाव, राम मंदिर हर विषय में आप, एक मिनट, झूठ पे झूठ। भाई राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, बात खत्म करो ना, एक मिनट। ये जो जितनी बातें आप निगम जी को चिल्ला कर समझा रहे थे, ये बात अपने प्रत्याशियों को नहीं बता सकते थे? अरे जो रोड पे खड़े होकर कह रहे संविधान बदल देंगे, किसने कहा था? आपको नहीं मालूम? लल्लू सिंह के जिस बयान को कोट कर रहे हैं, लल्लू सिंह ने कहा जरूरत पड़ेगी तो संविधान में संशोधन किए जाएंगे। मैं सर उनका जिक्र भी कर रहा हूं जो प्रभु राम बन के वोट मांग रहे हैं और किए जा रहे हैं। उनको नहीं समझा सकते थे आप ये बात? अरे सर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही अनुच्छेद 370 सर ये जितने अनुच्छेद संविधान आप पढ़ा रहे हो अभी निगम जी को, मैं कह रहा हूं उनको भी पढ़ा दो ना कुछ। अरे सर ये लोग झूठ बोलना बंद करें। मैं कह रहा हूं कि वो तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, उनको पढ़ा दो ना सर, मेरे को पढ़ा रहे हो आप? अच्छा उनको पढ़ा दो, आप ही के प्रत्याशी कह रहे हैं। कर देंगे त्रिपाठी जी जल्दी से, फिर परमवीर जी आ रहे हैं उनके पास। अरे संविधान खत्म हो जाएगा तो सरकार भी तो खत्म हो छोटा सा जाएगी। सवाल है सर, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। तो 1 to 1 एक छोटा सा सवाल, रत्नेश भाई, देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत की आत्मा है हिंदुत्व। आप नहीं मानते तो हमारी क्या गलती? ठीक है, अब जवाब मिल गया सर। अब आप यही देख लीजिए, अभी संविधान की मूल भावना की बात कर रहे थे। जब देश पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में मानता है, ये संविधान हमारा कहता है, और ये फिर वही मैं कहूंगा, नकारा और निकम्मा शब्द का यूज करूंगा तो फिर कहेंगे आप ये नारंगी संतरे मतलब देश को मूर्ख समझते हैं। अभी आपके सामने कह रहे हैं, सामने, और कह रहे हैं नहीं संविधान में कुछ नहीं। भाई हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ही संविधान विरोधी है। आप कह रहे हो कि संविधान में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, अभी सब सामने आपके स्वीकार कर रहे हैं। तो ये कहना कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, और इनके जो वैचारिक पिता हैं, अवैध पिता, जिनकी नाजायज औलाद भाजपा है, उसके हजारों बयान मैं बता सकता हूं सर, जहां पर वो ये कहते हैं कि संविधान में उनको विश्वास नहीं है, उनको मनुस्मृति में विश्वास है और मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। अब सर और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अभी तथ्यों तर्कों की बात कर रहे थे। भाई गंवरवा समझ रखा है, कोई चौकी पास राजा है कि अडानी मूर्ख बना लेगा, अनपढ़ थोड़ी ना है। अब सुनिए, और मैं बताता हूं सर, लोकतंत्र की हत्या सर कैसे किया जाता है खेल, 3-4 एग्जाम्पल सर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट का एक जज भी रहेगा। सर ये छोटे लोग मतलब बौखला जाए सर, संविधान में संशोधन कर लिया। संविधान संसद बनी इसीलिए, संविधान संशोधन होता है, लेकिन संविधान में क्या संशोधन करते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। आप संविधान की आत्मा से खेलिएगा और उसके बाद बोलिएगा कि संविधान। जल्दी से रत्नेश जी प्लीज, फिर मैं परमवीर जी के पास जा रहा हूँ। सर अभी सूरत का उदाहरण आपने दिया ना सर, संविधान का इससे ज्यादा माहौल क्या होगा सर। और नोटबंदी पर सर मनमोहन सिंह जी ने सदन में एक बात बोली थी। अब मैं मनमोहन सिंह जी ने कहा था आप जवाब नोटबंदी कानून के दायरे में संगठित लूट है, मतलब कानून के दायरे में लूट सर। तो बहुत सारे चुट्टे और चोर प्लीज जल्दी से संविधान का फायदा उठाकर चोरी करते हैं। एक मिनट त्रिपाठी जी, आपने अपनी बात बोल दी, अब सवाल उठाया, जवाब लीजिए। देखिए तिलक जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे हमारे आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने जब जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था दिसंबर 1946 में, जिसको 22 जनवरी 1947 को हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एडॉप्ट किया, उस प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द ही नहीं था शुरुआत में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 298 मेंबर्स ने इन शब्दों को नहीं शामिल किया। इन शब्दों पर डिबेट हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, लेकिन कहा गया कि इनको शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन करके 1973 में इंदिरा गांधी जी ने जबरदस्ती इन शब्दों को डाल दिया। तो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये शब्द नहीं थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द नहीं थे। एक मिनट ये एक मिनट प्रैक्टिकल बातें करें, अगर ये किताबी बातें। एक मिनट परमवीर जी आप रहेंगे, एक मिनट परमवीर जी। ये जो देखिए वोट डालता है राजू और रज्जाक, उसको कहेंगे ये संविधान है
ये आर्टिकल वो नहीं समझेगा आर्टिकल क्या, उसको समझाओगे इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो ये कह रहे हैं कि भैया ये संविधान बदल देंगे, सत्ता में दोबारा आए तो ये संविधान बदल देंगे, अगली बार चुनाव ही नहीं होगा, ना प्रधानमंत्री पद के लिए ना प्रधानी के लिए। नहीं, ये हंसिए मत, ये बहुत गंभीर विषय है। क्या ये सब जो बातें चल रही हैं चुनाव के भीतर, मुद्दों से चुनाव भटकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? तिलक जी देखिए, नेताओं को जरूर लग सकता है कि मुद्दे से चुनाव भटक गया है, एक पार्टी ने कोई बयान दे दिया तो उसको लगता है कि जनता उसके कहे में आ गई है, उसके पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता साहब, ऐसा नहीं होता। जिन राज्यों से खासकर को आपको लगता है कि भोली वाली जनता है, वहां तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो हर एक के हाथ में ये मोबाइल फोन है, इन चीजों को बताता है। आजकल के युवा फिर भी चाहे टिकटॉक वीडियोस देखें या यूट्यूब के वीडियो देखें, लेकिन देखता है इन चीजों को, तो पता होता है। ये बातें सिर्फ टीवी डिबेट में अच्छी लगती है। नहीं, मैं रील की बात नहीं कर रहा, मैं रियल की बात कर रहा हूँ। मैं भी तिलक जी वही बात कर रहा हूँ कि ये बातें नेता सिर्फ डिबेट तक कर सकते हैं। मैं शब्द से कह सकता हूँ कि अभी 3 पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, कि यही बातें लेके जनता के बीच में चले जाएंगे एक मोहल्ले में और बोले कि वोट डालो, हम ये देने वाले हैं। वोट क्या देंगे, वहां पर पानी नहीं पिलाएगा कोई। तो ये बातें सिर्फ ऊपर ऊपर घुमाने के लिए जलेबी की तरह घुमाते हैं, दामन किसी का साफ नहीं है। अगर बार बार जिस डेमोक्रेसी की बात की जाती है, तो जितना पार्टी का किसी का लंबा राज रहा है वहाँ दिक्कत होती है। ये मुद्दा भटक गया। बात आपने शुरू करी थी कि प्रधानमंत्री कुछ बोले हैं और उसके ऊपर की जमीन मतलब ले ली जाएगी, मंगलसूत्र नहीं, ये संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। संविधान, अगर संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, तो त्रिपाठी जी अभी पता नहीं आधे घंटे की डिबेट में ना जाने पता नहीं कितना, तो ये हाँ तिलक जी, दुनिया देखती है, लोग देखते हैं इस चीज को कि संविधान खतरे में नहीं है, कुछ लोगों की रोजी रोटी खतरे में है, तो उसको बचाने के लिए हाथ पैर मारते हैं या डूब रहा होता है आदमी, सब कुछ करता है वो। ये ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है, संविधान खतरे में नहीं, यही संविधान तो अधिकार दे रहा है। अगर संविधान ना हो तो गाँव के किसी जमींदार को नहीं कुछ कह सकते आप, उसके पास लठैत होते हैं। यहाँ देश के प्रधानमंत्री को डायरेक्ट कह दिया, कुछ हुआ थोड़ी है। तो ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन ये जो आपने भी बात बोली थी कि मणिशंकर अय्यर जी ने कांग्रेस का भट्टाधार इसी तरीके से किया था। आप यहाँ पर देखिए कि कितनी अव्यवस्था फैल गई है कि कांग्रेस के जो IT सेल के हेड, ये जो संविधान की मूल भावना का जिक्र किया जा रहा था, मैं तो जनता की मूल भावना का जिक्र कर रहा हूं। उस संविधान में कहीं लिखा है कि आप राम मंदिर जा सकते हो नहीं जा सकते, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते, या फिर आपको मुख्तार के घर जाना है और राम मंदिर नहीं जाना, या फिर जो संविधान में लिखा है वही बात जो है राजू और रज्जाक देखकर पढ़ेगा, कहेगा ये देखो संविधान आर्टिकल इतना और ये, फिर उसके बाद वोट डालो। परमवीर जी, तिलक जी, ईश्वर की कल्पना सनातन के हिसाब से सिर्फ इतनी होती है, जाती रही भावना जैसी, दिन पर पूरा देखी तैसी। कोई घुटने छेड़ के इबादत कर सकता है, कोई हाथ जोड़ के इबादत कर सकता है, जैसी उसकी मर्जी है वैसे करे, तो उसमें कोई परवाह नहीं है। सनातन धर्म की है ये, हमारा कानून तो कहता है, सनातन धर्म बहुत हजारों वर्ष पहले कह चुका है इस बात को, तो वो बात नहीं है। लेकिन ये मूर्ख बनाने वाला जो तरीका है जनता को कि इस बातों में उलझाने। त्रिपाठी जी जल्दी से, फिर मैं निगम जी आ रहा हूं आपके पास, और फिर बड़ा दिलचस्प सवाल आया, उस सवाल को लेकर आएंगे। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए फिर मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान खतरे में है, जब ये बात बोली जाती है तो उसके पीछे बहुत सारे तर्क होते हैं और बहुत सारे तथ्य होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल इसके पहले दिया, इसके अलावा और मैं बता देता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड है, उसमें चोरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बताया ना कि चोरी हुई। अब बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट गलत था। अगर विपक्ष ये बात कह रहा था तो इसका मतलब था कि सही था, सही बात थी। अगर आपने 8 सरकारें गिरती हुई देखी, चुनी हुई सरकारें, तो आप ये बताइए कि वो तथ्य है या जो है झूठ है, वो तो सामने से दिख रहा है ना। तो ये टीएमसी ने भी चोरी की है सर। नहीं, टीएमसी कौन सी चोरी कर लिया सर? अच्छा, टीएमसी ने नहीं की, सिर्फ जिन्होंने और बाकियों ने जो चंदा लिया वो चंदा था, धंधा नहीं था। नहीं, चंदा की बात नहीं हो रही है। हाँ। आप बताइए कि संदीप त्रिपाठी सरकार जिम्मेदार है, आपके चैनल का जो भी अभी आपको कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, जो संपादक हैं, हाँ। जो एक रूल बनाएंगे उस हिसाब से तो आपको भी चलना होगा। अच्छा। उस हिसाब से हम सभी को चलना होगा। अब उसका दोष हमको संदीप त्रिपाठी को आप अपने चैनल के लिए बता दीजिए। हाँ। तो गलत बात होगी ना। तो मतलब ये जो आपको चंदा मिला वो चंदा था, उनको मिला धंधा था। सर नहीं, वो भी बता रहा हूँ। अगर कोई कंपनी 100 करोड़ का लाभ लेती है और 1000 करोड़ रुपए वो चंदा देती है,
सवाल नहीं खड़े होंगे। अगर कोई कंपनी चंदा देती है, उसके नेक्स्ट डे दवा के रेट 125 से 300 रुपए पहुंच जाते हैं उसी कंपनी के, और कोई सरकार एक्शन नहीं लेती। सर ये फिर टीएमसी को फिर इतना चंदा क्यों मिला, फिर वो एक अलग बहस हो जाएगी। एक मिनट निगम जी, आप लेके गए तो मैं फिर बता रहा था, मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि अगर ये विपक्ष आरोप लगा रहा है तो उसके सारे, और एक उदाहरण मैं जम्मू कश्मीर का दे देता हूँ बहुत तत्कालिक रूप से, बहुत शीघ्र में। जम्मू कश्मीर में 3 संशोधन होते हैं। 3 संशोधन में एक संशोधन ये होता है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा की जो भी पावर है वो पावर राष्ट्रपति में निहित हो जाएगी या राज्यपाल में निहित हो जाएगी। आप मुझे बताइए कि आप एक ऐसा संशोधन जम्मू कश्मीर के लिए लेके आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वही संशोधन अगर उत्तर प्रदेश में लागू हो जाए तो क्या आप बताइए कि उसको सही मानेंगे? क्या वो संवैधानिक नजर आता है? क्या संविधान खतरे में आपको नजर नहीं आता है? ये विधानसभा जो चुनी हुई विधानसभा की शक्ति होती है किसी एक व्यक्ति में निहित हो जाए, ये बिल्कुल गैर असंवैधानिक है। इसी तानाशाही और हिटलरशाही की बात तो हम कर रहे हैं। और आप देखिए ना सर, सूरत में क्या हुआ, हमारे जो प्रस्तावक थे उनको गन पॉइंट पर रखकर पैसे के दम पर, आप बताइए, प्रस्तावक खरीद लेते हैं। रत्नेश जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट त्रिपाठी जी, देखिए आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। त्रिपाठी जी, आपने अपनी बात रख दी, अब पूरी डिबेट में सबसे ज्यादा वक्त मैंने आपको दिया। धन्यवाद सर, दिया ना। जनता की आवाज। अब 1 मिनट, अब मेरी आपसे दरख्वास्त है, जो आपने सवाल उठाए उन सवालों का एक एक जवाब लूंगा मैं, और पूरी डिबेट को आप डिरेल मत करिएगा प्लीज, मेरी आपसे दरख्वास्त है। रत्नेश जी, पूरे देश में इस खबर को लेकर चर्चा नहीं है, मैं उस पर करना चाहूंगा क्योंकि बहुत गंभीर विषय है जिसका जिक्र त्रिपाठी जी ने भी किया और निगम जी ने भी किया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। रत्नेश जी, इसमें पहला कमल खिला, बधाई हो सर आपको। जी धन्यवाद। कुछ कहा था आपने क्या? देश में पहला कमल खिलने का धन्यवाद। देश में पहला कमल, लेकिन ऐसा कमल खिला दिया आपने जहां मतदान हुआ ना वोटों की गिनती हुई, 8 उम्मीदवारों के नामांकन वापस हो गए और कमल खिल गया, यानी कि बिना चुनाव के आप चुनाव जीत गए। नहीं, यही लोकतंत्र है। अब मेरा जवाब सुनिएगा प्लीज। सर अगर फोन आप ले आएंगे, ये मसला जो है, हाँ आवाज डिस्कनेक्ट, मैं चाहूंगा, हाँ बोलिए, आप खुल के बोलिए। तिलक जी, इस देश के चुनाव के इतिहास में अब तक टोटल 28 लोग जो हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। हाँ, 12 साल बाद ऐसा हुआ। 1957 के इलेक्शन में 7 लोग कांग्रेस के निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। हाँ। कितने पर्चे वापस? उसके बाद में आप चले 28 में से 20 से अधिक। त्रिपाठी जी आपने सवाल उठाया था, 1 मिनट अभी रुक जाएगा। त्रिपाठी जी आपने सवाल उठाया, मैंने सवाल पूछ रहा हूं कि नहीं? सर बिल्कुल आपने पूछा, लेकिन थोड़ा सा और उसमें 1 मिनट अभी उनको अपनी बात रखने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। त्रिपाठी जी का ऑडियो अभी नीचे रहेगा, जब तक मैं ना बोलूं तब तक ऑडियो मत उठाएगा। 1 मिनट, रत्नेश जी बोलिए आप। जी, लोकसभा में टोटल 28 लोग अब तक निर्विरोध निर्वाचित हुए। 1957 के इलेक्शन में 7 लोग कांग्रेस से निर्वाचित होकर आते हैं। टोटल 28 में से 20 निर्वाचित होकर आए हैं कांग्रेस पार्टी से। एनसीपी के फारूक अब्दुल्ला निर्विरोध निर्वाचित होते हैं। डिम्पल यादव निर्विरोध निर्वाचित होती हैं। अब उस लिस्ट में 1 मिनट, अब रत्नेश जी उस लिस्ट में देखो कि ऐसा 1 मिनट ऐसा कौन सा उम्मीदवार था जिसके 8 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लियो? चेक करके बताओ। जवाब दे देता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को कोट करना चाहूंगा। इंदिरा गांधी ने अपनी एक सभा में कहा था, 1978 में चुनाव जब वो हार गई उसके बाद के, उन्होंने कहा कि सदन में ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए जो डरते हों। सदन में ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए जो लड़ना नहीं जानते हो। मतलब कहना क्या चाह रहे हो आप? तो अगर इन लोगों ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया तो ये लोग तो इंदिरा गांधी जी की निगाहों में गलत साबित हो गए ना। नामांकन वापस, आपको हैरानी नहीं हुई? ये अद्भुत चुनाव है ना। अब सर देखिए, उन लोगों ने नामांकन क्यों वापस ले लिया? सर मैं वही तो कह रहा हूं। 1 मिनट, मतदान के अलावा तो इसमें सब कुछ हुआ, प्रस्तावक गायब हो गए या मुकर गए।
मतलब कांग्रेस के उम्मीदवार तक गायब हो गए। और सुनिए सर, सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट सर, जब कांग्रेस का उम्मीदवार भाग जा रहा है तो प्रस्तावक कहां से टिकेंगे? वो भाग कहां रहा है? अभी त्रिपाठी जी का ऑडियो पीसीआर समझ में आ रहा है आपको? ऑडियो नीचे रहेगा त्रिपाठी जी का। रितनेश जी एक और बधाई ले लो एडवांस में। खबर ये है कि जो प्रस्तावक जिनका पर्चा कटा है वो आपकी पार्टी में आ रहे हैं। अब बोलिए, ये भी संजोग था? देखिए, अब देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी में आना जाना वो पार्टी का मसला है। अगर अगर हम उनको पार्टी में नहीं लेते, मतलब नीलेश का पर्चा निरस्त हुआ, अब वो आपकी पार्टी में ज्वाइन करेंगे और आप कह रहे हो कि ये सब कुछ संजोग है। अरे सर, जब कांग्रेस के सलाहकारों ने उनका पर्चा गलत तरीके से भर दिया सर, उनके चाचा, जीजा, बुआ, फूफा, वही उसमें जो है जिनका आप कह रहे हो पर्चा निरस्त हुआ, हस्ताक्षर उन्हीं के हैं, वही रिश्तेदार हैं उनके। जी देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी के लोगों की यही दिक्कत है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को वो सम्मान नहीं देते, उस तरह से ट्रीट नहीं करते जैसा उनको। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर आपके पास वो लिस्ट है, सूरत के प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हुआ, आपके लिए यही बात है, लेकिन बरेली में बीएसपी के छोटे लाल का पर्चा निरस्त हुआ, खुजराहो में जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हुआ। नहीं तिलक जी अब मैं जवाब दे दूं प्लीज। और नीलेश आपकी पार्टी में अब शामिल हो रहे हैं, खबर ये आ रही है, आप कह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब शामिल होंगे तो देखा जाएगा ना। खबर तो बहुत कुछ आती है, खबर तो ये भी आती है कि राहुल गांधी भी बीजेपी में आ रहे हैं, तो खबरों पे क्या भरोसा? कल को राहुल गांधी को भी अपना अस्तित्व समाप्त करते लिखेगा तो वो भी कहीं उसमें जो आप लिस्ट पर आ रहे थे, कहीं उसमें ऐसा उदाहरण है 3 प्रस्तावकों के दस्तखत सही नहीं थे? मैं वही तो कह रहा हूँ, अब ये तो उनके प्रस्तावक जाने जो वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर। मैं कह रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि शामिल, अच्छा ठीक है, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि क्या इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि नहीं? अगर ये ऐसा हुआ तो देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है भाई, कोई फर्जी दस्तखत कर रहा है, ये तो फ्रॉड हुआ। रितनेश जी, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, नीलेश के खिलाफ। अब देखिए, जो सूरत का रिटर्निंग ऑफिसर है उसको जो भी विधिक कार्रवाई नहीं, ये तो फ्रॉड आदमी है, ये फ्रॉड आदमी है, ये फ्रॉड आदमी है जिसने जो है गलत पर्चों पर हस्ताक्षर करवाए, तो फ्रॉड है एक नंबर का। तो वो कांग्रेस के उन लोगों को पकड़ा जाए भाई जिन्होंने फ्रॉड। सर आप कार्रवाई करेंगे ना इनके खिलाफ? ये तो गलत पर्चा, उसने जो है हस्ताक्षर गलत करवाया, झूठा आदमी है वो, तो फ्रॉड हुआ। तिलक जी अभी सारा प्रशासन चुनाव आयोग के हाथों में है, हमारी सरकार बनेगी, प्रशासन हमारे हाथ में आएगा, बिल्कुल कार्रवाई कराएंगे। कांग्रेस के इन फ्रॉड लोगों पे बिल्कुल कार्रवाई होगी। यानी नीलेश रितनेश जी कह रहे हैं कि नीलेश जो है वो बीजेपी में नहीं आएगा किसी कीमत पर भी? नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय होगा ना। अच्छा, ये पार्टी का निर्णय होगा। ओके ओके ओके, अब मुझे एक छोटा सा उत्तर दीजिए, फिर मैं इस चैप्टर को क्लोज कर रहा हूं। आप लोग सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सर, ये नोटा होता है, नोटा जी, नोटा का बटन होने पर भी क्या कोई प्रत्याशी निर्विरोध चुना जा सकता है? जनता हो सकती है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जनता हो सकती है जो एक प्रत्याशी बचा है उसे भी रिजेक्ट कर दे। तिलक जी मैं इसका जवाब भी देता हूं। हाँ। आपने जो बात कही, ये मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आ चुका है और उसमें यह प्रश्न उठाया गया था कि एक प्रत्याशी को अगर सबसे ज्यादा वोट सभी प्रत्याशियों में नोटा को मिल जाए तो कौन इलेक्टेड होगा? तो वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में कहा कि नोटा के बाद जो दूसरा प्रत्याशी होगा जिसको सबसे ज्यादा मत मिले होंगे वही वहां पर निर्वाचित माना जाएगा। तो यानी बिना चुनाव के आपने तय कर लिया? नहीं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हमने नहीं कहा। ठीक, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो नोटा का बटन होने पर भी प्रत्याशी निर्विरोध चुना जा सकता है, आप ये कह रहे हैं? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, आप मुझे समझा रहे हो, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूं जी। यानी आप यही कह रहे हो ना कि नोटा का बटन होने के बाद भी कोई प्रत्याशी निर्विरोध चुना जा सकता है? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा है। ठीक ठीक, त्रिपाठी जी और निगम जी, आप दोनों ने ये सवाल उठाया था, अब एक एक करके प्लीज जल्दी से, पहले निगम जी आप, फिर त्रिपाठी जी आप, और फिर उसके बाद परमवीर जी आप, बोलिए। देखिए, हमने सवाल उठाया था और अभी देखिए रत्नेश की बड़ी जो है मतलब वीर भाव में, जैसे सर पहले जमाने में आप देखिए जो डकैत होते थे सर, डकैतों का इंटरव्यू अगर आपने देखा हो
तो डकैती डालते थे, उनका काम गंदा था, लेकिन अपने आप को गंदा नहीं मानते थे। वही कहते थे कि वो समाज सेवा कर रहे हैं। तो आज के जो ये डकैत लोग हैं सर, ये डकैती डालने के बाद भी ये कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, हम तो सब बढ़िया हैं। और एक बात मैं कहूँगा, क्या हमारे देश के मौजूदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि वो मुद्दों के आधार पर चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? वो क्यों अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांग रहे? 10 साल आप मुद्दों पर रहो ना, उनकी पिच पर क्यों खेल रहे हो फिर? नहीं, हम नहीं खेल रहे हैं। नहीं निगम जी, सर ये क्यों अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे? क्यों? तिलक जी, अरे भाई शुगर लेवल, चावला जी शुगर लेवल आज उनको इंसुलिन दी गई है ना मुख्यमंत्री जी को। नहीं तो इंसुलिन कांग्रेस को भी दो ना, आप थोड़ा समझाते क्यों नहीं हो? आप साथी हो उनके। जो है जो कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा था, आप हमारी लोगों की बात पे तो भरोसा नहीं करते हो कि आप लोग तो ऐसे ही हवा में बातें करते हो। हम लोग जब कह रहे थे, जिस बात की आशंका जता रहे थे, आखिरकार वही हुआ ना। आपको आज समझ में आ गई थी तस्वीर, इंसुलिन दिया गया कि नहीं दिया गया जेल के अंदर। तो हमारी बातों में कुछ तथ्य होता है कि नहीं होता है? हम कोई आधारहीन तो बात नहीं करते। इंसुलिन को बताइए, मुद्दा बना दिया। अब इंसुलिन दे तो दिक्कत, ना दे तो दिक्कत। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं कि भाई आप लोग बातें करते हो, प्रधानमंत्री मोदी ने ये आश्वासन दिया है, ये गारंटी दी है। क्या प्रधानमंत्री इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि बचे हुए चुनावों तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी अगर आगे से बोलेगा इस तरीके की बातें, तो हम उसकी प्रत्याशिता खत्म कर देंगे गारंटी प्रधानमंत्री महोदय? तो गारंटियों की उनके पास सीरीज चलती। कह दें एक बार कि आगे से हमारे किसी भी प्रत्याशी ने अगर ऐसा बोला तो हम उसकी प्रत्याशिता खत्म कर देंगे। ये लोग उनके द्वारा बुलवाते हैं और फिर अपना ऊपर से जो है उसको। जल्दी से रत्नेश जी, परमवीर जी, फाइनल कमेंट आपका। हेलो, देश में लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है और प्रधानमंत्री को 420 गुंडा डकैत सब कुछ बोल जाते हैं। ये बोलने के बाद भी वो सुरक्षित बैठे हैं। यही इस बात का उदाहरण है कि देश में लोकतंत्र सुरक्षित है। दूसरी बात, मैं भी आम आदमी पार्टी के नेता से पूछना चाहूंगा कि वो अपने गठबंधन के साथियों को कहेंगे कि आप प्रधानमंत्री को गाली मत दीजिए, आप राम मंदिर के पुजारियों पर टिप्पणी मत कीजिए, आप हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी मत कीजिए। अरे इन्हीं की पार्टी के अलायंस के थे स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या क्या नहीं बोले? रामायण पे टिप्पणी की, सीता पे टिप्पणी की, राम पे टिप्पणी की, सब पे टिप्पणी की। तो मतलब कड़वा झूठ और मीठा मीठा था, ये नहीं कह सकते। परमवीर जी, आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं? इस तीखी ना पारा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे तपिश सियासी भी बढ़ रही है। आप कहाँ देख रहे हो बतौर सियासी मौसम विशेषज्ञ? कहाँ देख रहे हैं चुनाव को खड़ा हुआ? तिलक जी देखिए, भाजपा ने एक प्रोपेगेंडा मशीन छोड़ी अपनी। चुनाव के अंदर सब पार्टियां छोड़ती हैं, लेकिन वो बहुत सटीक काम कर रही है। उन्होंने नारा दिया है 400 पार, तो किसी ने भी शुरुआत में तो ये कहा ही नहीं कि नहीं ये जीत नहीं पाएंगे। कोई बोला कि 300 पार, कोई कह रहा 350 पार। अरे आप ये बोलिए ना कि भाई ये जीत नहीं पाएंगे। ये अभी पिछले 4-5 दिन से शुरू हुआ है। उन्होंने कहा 400 पार, आप कहते हैं 375 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो माइंड गेम तो पहले ही हार गए। वो जैसी बॉलिंग करते हैं, इनसे चाहते हैं कि 150 पार वो कह रहे हैं, वो 375 किसने कहा? ये 4-5 दिन से शुरू हुए सर। नहीं, पार्टी जी कह रहे हैं अगर ये 150 से ज्यादा पार हो गए उस दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगे, वो बोल रहे हैं। अच्छी बात है। मैं तो तिलक जी, त्रिपाठी जी हिम्मत करके ये कहे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, वो तो हुई चुनाव की बात। अब ये कितने पार, कहाँ पार, ये बोले कि हम सरकार बनाएंगे, तो अच्छी बात है। वो जैसे भाजपा डाल रही है वैसे बल्ला घुमा रहे हैं। अभी तो मुद्दों पर चुनाव हो जाए वो काफी। आपने कहा था वो हेट स्पीच वाला मामला। रत्नेश जी, मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाह रहा हूँ। रत्नेश जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी आ रही है। हाँ, फोन पास ले आइए। एक ट्वीट है बड़ा दिलचस्प, फिर मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइएगा उस ट्वीट के बारे में। केशव प्रसाद मौर्य, जरा उनका प्लीज ट्वीट होगा, जरा प्ले करिएगा। केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश की सियासत का जाना माना चेहरा। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव 80 बनाम 20 का है। 80% बनाम 20% का। 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। रत्नेश जी, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। एक मिनट सर, इतना उतावला? एक मिनट स्क्रीन पे लाइए रत्नेश जी को। रत्नेश जी,
आप कह रहे हो कि हमारा हेट स्पीच से कोई लेना देना नहीं, हम तो बस सब, ये 80-20 का मतलब क्या, जरा एक्सप्लेन कर देंगे सर? सर मैं बहुत कायदे से समझा दूंगा। हाँ, ये 80% वो हैं जो देश के लिए और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उन दलों के साथ खड़े हुए हैं जो राष्ट्र को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, 20% वो लोग हैं जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करना चाह रहे हैं। जैसे कि 20% कौन है वो? जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करना चाह रहे हैं। नहीं, अब वो कौन है वो तो स्वयं डिसाइड हो जाएगा। नहीं, मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ ना, ये 80-20 में 20 कौन है? वो 20 वही है जो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, वो 20 वही है जो गरीबों को मुफ्त राशन मिलने का विरोध कर रहे हैं, वो 20 वही है जो देश को धार्मिक रूप। नहीं 80, मैं 20 पूछ रहा हूं, 20 कौन है? रत्नेश जी का ऑडियो प्लीज। सर ऑडियो चला गया है ये? रत्नेश जी का ऑडियो प्लीज। जबरदस्ती बतलाइए सर, विदाई तय है, ढोल बाजे का। रत्नेश जी मैं दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं आपको। रत्नेश जी आपका ऑडियो चला गया, मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं। संजीव निगम जी, हाँ त्रिपाठी जी जल्दी से बोलना चाह रहे, त्रिपाठी जी का ऑडियो उठा लीजिए। तिलक जी, हाँ, मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार। तो उस समय जब कहा था सर, तो लहसुन का रेट 400 रुपए पार हो चुका था। अब लहसुन सर 150 रुपए आ गया है, मतलब आप समझिए लगातार गिर रहा है, 150 तक पहुंच गया है। मुझे लगता है कि 120 रुपए तक पहुंचेगा। तो मतलब जैसे सर लहसुन का रेट गिर रहा है, वैसे भाजपा गिर रही है। तभी सर कल रात में 2 बजे तक अमित शाह जी ने जबरदस्ती नड्डा जी को पानी डाल के, पानी का छींटा डाल के सर। त्रिपाठी जी आजकल कुंडली वुंडली दिखा रहे हो क्या ज्योतिष आचार्य को? ना सर, जनता बता रही है सर। अच्छा, मुझे लगा शायद कांग्रेस। हाँ, ठीक, ओके। रत्नेश जी जुड़े क्या? रत्नेश जी जोड़ रहे हैं? रत्नेश जी आप बता रहे हैं सर की आवाज गई सर, जाने वाले हैं। अब हिम्मत लाइए सर, ये सब गए, विदाई तय है सर। जनता को तय करना है त्रिपाठी जी। हाँ रत्नेश जी, एक मिनट आगे। रत्नेश जी वो 80-20 वाला फॉर्मूला समझा रहे थे आप। हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये 80% वो लोग हैं जो भारत की धार्मिक सांस्कृतिक उन्नति का सम्मान करते हैं। हाँ, 80% वो लोग हैं जो भारत की आत्मा प्रभु सियाराम के पुनर्स्थापित होने का सम्मान करते हैं। हाँ, और ये 20% वो लोग हैं जो भारत के विकास की गति के साथ खड़े हैं। 80% वो लोग हैं। नहीं 20 कौन है? 20 अब 20 वो हैं जो प्रभु सियाराम के मंदिर की स्थापना का विरोध करते हैं, उनका बाइकआउट करते हैं। यानी वो देश के गद्दार है जो 20 हैं। नहीं मैं ये क्यों कहूँ, तो फिर वो 80-20 का मतलब क्या हुआ सर? मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो 20% वो है जो भारत की आत्मा राम को मानने से इनकार कर देते हैं। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर वो गद्दार हुए ना सर। ये तो देश की जनता डिसाइड करेगी ना। अच्छा ठीक है, मतलब 80-20 आप कह रहे हो, लेकिन डिसाइड जनता को करना है। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था आपसे, नाराज मत। नहीं हमने बता दे, 20 और बता देते हैं। नहीं बस इतना काफी है, रत्नेश जी काफी है, इतना काफी है। आगे के लिए रखो, 6 चरण है अभी, और अभी आगे चलेगा, पूरा यही चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया निगम जी आपका भी, परमवीर जी आपका भी, त्रिपाठी जी आपका भी, और मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहां पर खड़ा है ये चुनाव, अब आप तय खुद करिए। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे पारा पड़ रहा है, वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।